तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होगे। आधुनिक भारतीय इतिहास विषय के अंतर्गत आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पिछले दिनों जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए प्रश्नों का हम अभ्यास कर रहे थे तो काफ़ी सारे लोगों ने ये बात कही थी कि एक बार एक वीडियो के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी अधिवेशनों पर चर्चा हो जानी चाहिए। आजकल जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स चल रहे हैं वैसे कुल मिलाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो भी सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो बेसिकली 4 टाइप के सवाल होते हैं। इसमें 4 टाइप में आप एक चीज़ याद रखिएगा, 3+1 का जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखिएगा। पहले क्या होता था, पुराने समय की जितनी परीक्षाओं को आप देखेंगे उनमें ज़्यादातर 3 टाइप से सवाल पूछे जाते थे, लेकिन आजकल +1 का जो सवाल है वो ज़्यादातर पूछा जा रहा है। 3 टाइप के सवालों में क्या होता था, पहला सवाल अधिवेशन की संख्या से होता था, दूसरा सवाल अधिवेशन के वर्ष से होता था और तीसरा सवाल अधिवेशन के अध्यक्ष से होता था। मसलन किसी अध्यक्ष का नाम दे करके पूछा जाता था कि इन्होंने कौन से संख्या के अधिवेशन की अध्यक्षता की, पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की, दूसरे की, तीसरे की, 52वें की, 48वें की। दूसरा सवाल होता था कि पहला अधिवेशन कब हुआ था, दूसरा अधिवेशन कब हुआ, तीसरा अधिवेशन कब हुआ, 5वां अधिवेशन कब हुआ। तीसरा सवाल होता था पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था। यह स्थान दे करके पूछा जाता था कि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था। लेकिन आजकल जो सवाल ज़्यादातर ट्रेंड में है वो सवाल ट्रेंड में रहते हैं जो घटनाएं हुई उन अधिवेशनों के दौरान। मसलन कब झंडा फहराया गया, कब स्वराज शब्द का उपयोग किया गया, कब आज़ादी से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट पेश किए गए, कब क्या क्या मेजर चेंजेज हुए उन अधिवेशनों के दौरान में, या क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, उनसे जुड़े हुए जो ज़्यादातर सवाल हैं वो आजकल आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हर वो परिप्रेक्ष्य आज दिखा सकूँ जो आपको परीक्षाओं में लेकर के महत्वपूर्ण हो सकता है। शुरुआत करेंगे थोड़े से इतिहास के साथ में, फिर एक एक अधिवेशन को उसके महत्वपूर्ण कार्यों को देखेंगे और मुझे यकीन है कि जब ये वीडियो एंड तक पहुंचेगा, आखिरी तक पहुंचेगा, तो आप अपने अंदर महसूस करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ज़्यादातर जो जानकारी है वो आपको मिल चुकी है। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया। तो इसकी स्थापना स्कॉटलैंड के रहने वाले मूलतः A.O. ह्यूम, जिनको एलन एक्टिवियम ह्यूम जो इनका पूरा नाम है, इन्होंने किया हुआ था। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं हुआ करता था। शुरू में जब आप देखेंगे 1884 में इसका नाम इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा था। फिर भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि दादा भाई नौरोजी जी जो हमारे थे, जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि धन निष्कासन का जो सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे भारतीय गंगा से जो है धन निचोड़ करके स्पंज की तरीके काम करते हैं और जाकर के वहाँ पर टेम्स नदी के किनारे में छोड़ देते हैं। तो उन्होंने जो है इसका नाम सुझाव दिया कि इसको भारतीय राष्ट्रीय संघ न नाम दे करके इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया जाए। सबसे पहले अधिवेशन की अगर हम बात करें, ये अधिवेशन हुआ बंबई में और ये हुआ 1885 में। दोस्तों, पहले ये अधिवेशन बंबई में होने वाला नहीं था, पहले ये अधिवेशन कहीं और होने वाला था, लेकिन ये क्यों बंबई में हुआ उसके पीछे भी एक बहुत अच्छी कहानी है, मैं वो आपको बताता हूँ। अच्छी कहानी क्या है, एक दुखद कहानी है भारत की उस समय वर्तमान परिस्थिति में देखेंगे तो, लेकिन ये चीज़ थोड़ा सा मालूम होना जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे इसके अध्यक्ष की। तो इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वो कर रहे थे व्योमेश चंद्र हमारे बनर्जी साहब। ये व्योमेश चंद्र बनर्जी जी जो हैं, हम इनको याद रखेगा, WB बनर्जी, इन्होंने पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये सवाल करीब 6-7 बार परीक्षाओं में पूछा गया कि पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। अब ये सवाल पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है। अब ये सवाल दूसरा जो है थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा घुमा करके, लेकिन इस सवाल की रिलेवेंसी अभी भी बनी रहेगी। छोटी परीक्षाओं में खास तौर से इसकी रिलेवेंसी अभी भी कायम रहेगी। सवाल ये होता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होने के बाद में जब इसका पहला अधिवेशन हुआ, उस समय वायसराय कौन था। तो उस समय भारत का जो वायसराय हुआ करता था उसका नाम था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बंबई में हुआ था। कब हुआ था, 1885 में हुआ था। इसका नाम किसके सुझाव पर बदला गया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो दादा भाई नौरोजी जी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ से बदल करके इसको क्या किया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। अगर कभी आपसे ये सवाल पूछा जाए कि जब पहला अधिवेशन हुआ तो कुल कितने प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे थे, तो इसमें 72 जो पार्टिसिपेंट्स थे, वो प्रतिनिधि थे, वो भाग ले रहे थे। पहले ये अधिवेशन कहाँ पर होने वाला था, तो पहले ये अधिवेशन पुणे में होने वाला था, लेकिन दोस्तों पुणे में क्या हुआ, वहाँ पड़ गया एक अकाल, और अकाल की वजह से फिर इस अधिवेशन को कहाँ पर ले आया गया, इसको बंबई में ले आया गया। बंबई में एक स्कूल था जिसका नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, यहाँ पर आकर के पहला अधिवेशन जो है होता है। कई बार ये सवाल पूछा गया है कि
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में वो कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्होंने भाग नहीं लिया था। उसमें कई लोगों का नाम मिलेगा, उसमें एक नाम आपको दिखेगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी का। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी दोस्तों जो ये थे, ये पहले अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। इसके पीछे रीजन क्या था? क्या ये नाराज थे? नहीं, ये नाराज नहीं थे। ये क्या कर रहे थे? ये कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन के दूसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहे थे, यानी कि दूसरी जगह पर कलकत्ता में बिजी थे, इस वजह से ये यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। इसमें कुल मिलाकर के 9 प्रस्ताव रखे गए थे सरकार के सामने, और हिंदू पत्रिका में 5 दिसंबर 1885 को इसके स्थापना की घोषणा जो है वो की गई थी। ये हो गई पहले अधिवेशन की कुल मिलाकर के बातें। अब ऐसे ही सारे अधिवेशनों को हम देखते हुए चलते हैं। बात करेंगे दूसरे अधिवेशन की, तो दूसरा अधिवेशन हुआ हमारा कलकत्ता में। 4 अधिवेशन शुरुआत के तो आपको बिल्कुल मालूम ही होना चाहिए। पहला बंबई में हुआ, दूसरा कलकत्ता में हुआ, तीसरा मद्रास में हुआ, चौथा इलाहाबाद में हुआ, ये तो याद रखेगा। और दूसरा अधिवेशन ठीक अगले साल हुआ। हर एक साल पे अधिवेशन होता था, कुछ सालों को छोड़ दे 2-3 बार गैप आया, अदरवाइज हर एक साल पे अधिवेशन होता था। ये अधिवेशन हुआ हमारा 1886 में। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो जिन्होंने पहली बार इसका नाम बदल करके सुझाव दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करने का, वही इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। कौन? हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी जी जो है, ये इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अब क्या हुआ था, जो पहले भी इसका जिक्र आया था कि यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी नहीं इसमें अध्यक्षता मतलब नहीं शामिल हुए थे, क्योंकि ये इंडियन नेशनल जो एसोसिएशन था उसकी कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहे थे। दूसरे अधिवेशन में क्या हुआ कि दोस्तों जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, इनसे मिल करके नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस में विलय कर दिया गया और कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन हो गया। इसमें कुल मिलाकर के प्रतिनिधियों की संख्या जो पहली बार आप देखेंगे वहाँ पर कम हुआ करती थी, 74 के आसपास थी, यहाँ पर बढ़ करके कुल प्रतिनिधियों की संख्या कितनी हो गई? तो 434 जो है वो हो गई। डफरिन ने कांग्रेस के सदस्यों को गार्डन पार्टी भी दिया हुआ था। तो आपको मालूम है कि लाल डफरिन के समय में हुई थी, और इन्होंने क्या किया, कांग्रेस के सदस्यों को गार्डन पार्टी दिया दूसरे अधिवेशन के दौरान में। दोस्तों दादा भाई नौरोजी जी जो थे, ये कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। पहले तो 1886 में इनको बनने का मौका दूसरे अधिवेशन में मिला, फिर 1893 में ये बने, और फिर 1906 में भी इनको एक बार मौका यहाँ पर अध्यक्षता करने का मिला हुआ था। अब बात करते हैं तीसरे अधिवेशन की। दोस्तों तीसरा अधिवेशन जो हुआ, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे बदरुद्दीन तैयब जी, और ये ठीक अगले साल हुआ था 1887 में, और ये अधिवेशन हमारा हुआ था मद्रास में। बदरुद्दीन तैयब जी की खास बात यह है कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो अगर कभी आपसे ये सवाल परीक्षा में पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। कहाँ के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे? मद्रास के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। कब कर रहे थे? तो 1887 में कर रहे थे, 1887 में कर रहे थे। ठीक है, इसमें नारा दिया गया था कांग्रेसी बनो, ये नारा इसमें दिया गया था। विषय निर्धारण समिति की नींव इसी तीसरे अधिवेशन में पड़ी। महादेव गोविंद रानाडे जी द्वारा सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन इसी तीसरे इसमें किया गया। आर्म एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित हुआ। पहला अधिवेशन दोस्तों जो था वो ये पहला ऐसा अधिवेशन था जिसमें तमिल भाषा में भी भाषण दिया गया था। तो बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष तीसरे अधिवेशन में बन रहे हैं। कहां पर हो रहा है? मद्रास में हो रहा है। कब हो रहा है? 1887 में हो रहा है। ये 3-4 चीजें हैं जिनको बिल्कुल इंपॉर्टेंट तरीके से आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं चौथे अधिवेशन की। दोस्तों जो चौथा अधिवेशन हुआ ये हुआ हमारा इलाहाबाद में, और ये कब हुआ? तो ये हुआ ठीक अगले साल 1887 में। अब इसमें क्या खास बात थी? इसमें खास बात ये थी कि इसकी अध्यक्षता कर रहे थे जॉर्ज यूले, और जॉर्ज यूले क्या थे? ये पहले यूरोपीय व्यक्ति थे जो यहां पर अध्यक्षता कर रहे थे। अब देखो 4 अधिवेशनों में 4 लोगों ने अध्यक्षता किया। पहले W.B. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने पहले की अध्यक्षता किया। ठीक है, वो एक हिंदू थे। दूसरे में अगर आप बात करेंगे देखेंगे तो उसकी अध्यक्षता करी दादा भाई नौरोजी जी ने, और वो कौन थे? वो पारसी थे। तीसरे की अध्यक्षता कौन करी? तो वो अध्यक्षता करी बदरुद्दीन तैयब जी ने, जो कौन थे? मुसलमान थे। चौथे की अध्यक्षता किसने करी? जॉर्ज यूले ने करी, जो कौन थे? यूरोपीय थे। तो पहले शुरुआत के 4 में ही कितनी विविधता दिखाई देती है कि एक पारसी और हिंदू और मुसलमान जो है सारे के सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर के क्या करते हैं? विदेशी जो यूरोपीय है वो लोग अध्यक्षता करते हैं। इसमें क्या हुआ कि इसमें पहली बार लाला लाजपत राय इस अधिवेशन में शामिल हुए। अगर कभी लाला लाजपत राय से डीप में चला जाए और आपसे ये पूछ ले कि लाला लाजपत राय ने कौन से अधिवेशन में जो है शामिल हुए थे आकर के, तो ये दोस्तों जो है चौथे अधिवेशन में आकर के शामिल हुए थे, और इन्होंने हिंदी में भाषण भी दिया हुआ था। ठीक है, आगे बात करेंगे। गवर्नर काल्विन ने इस अधिवेशन का विरोध किया। अधिवेशन हेतु स्थल उपलब्ध नहीं होने पर राजा दरभंगा ने इलाहाबाद में लोधर काउंसिल खरीद कर कांग्रेस को दे दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस कैसे जो है वो अपनी जड़ को बहुत तेजी से जमाने में कामयाब हो रही थी। सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने भी क्या किया हुआ
हुआ था, इसका विरोध किया हुआ था। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा इसी चौथे अधिवेशन के दौरान में की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, इसका नाम याद रखिएगा, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन। कभी ये पूछ ले कि इसकी स्थापना किसने किया, तो इसका सही जवाब होगा सर सैयद अहमद खान ने जो है इसकी स्थापना यहाँ पर किया हुआ था। अब बात करते हैं, यहाँ पर लॉर्ड डफरिन ने एक बहुत स्टेटमेंट दिया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिनकी संख्या सूक्ष्म, यानी कि इन्होंने उसको बिल्कुल छोटा दिखाने की कोशिश किया कि ये जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी कोई खास संख्या नहीं है, बहुत छोटे से वर्ग का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी दौरान में दोस्तों जो बिपिन चंद्र पाल थे, आपने सुना होगा लाल बाल पाल के बारे में, इनको गरम दल के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें से इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कांग्रेस एक याचना संस्था है, यानी कि मांगने वाली संस्था है जो भीख की तरीके लोगों से चीज मांगा करते हैं। ठीक है। अश्विनी कुमार दत्त ने क्या कहा, इसको 3 दिनों का तमाशा कहा है। और खास बात यह कि परीक्षाओं में ये सीधे स्टेटमेंट दे करके पूछा जाता है कि ये बताइए कि ये स्टेटमेंट किस व्यक्ति ने कहा था। तो इसको हल्के में लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ऐसा सवाल नहीं पूछा जाता है। आप किताब उठा करके देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर घटना चक्र उठा करके देख लीजिएगा, कई बार सवाल पूछा गया कि यह सेंटेंस किस व्यक्ति का है कि कांग्रेस जनता के एक सूक्ष्म वर्ग का नेतृत्व करती है। 3 दिनों का तमाशा किसने कहा, कांग्रेस को याचना संस्था किसने कहा, मेढक की तरह टर्राने से काम नहीं चलेगा किसने कहा, यह सवाल कई बार पूछा गया है। तो यह हो गया अधिवेशन नंबर 4, काफी ड्रामेटिक रहा। अब बात करते हैं अधिवेशन नंबर 5 की। 5वां अधिवेशन फिर लौट करके बंबई में आकर के होता है। तो बंबई, उसके बाद में कलकत्ता, फिर इलाहाबाद, फिर मद्रास, और उसके बाद में फिर से बंबई में अधिवेशन लौट करके होता है। और चारों अध्यक्ष का नाम तो आप लोगों को याद ही हो गया होगा, पहले व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिर दादा भाई नौरोजी, फिर बदरुद्दीन तैयब जी, और फिर जॉर्ज यूल। इस तरीके से अगर आप पढ़ते हुए चलेंगे, रिवाइज करते हुए चलेंगे, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको याद नहीं हो पाएगी। ठीक है, बहुत आसानी से सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने पहले में भाग नहीं लिया, दूसरे में भाग लिया, चौथे में आपके लाला लाजपत राय जी ने भाग लिया। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि इसका विरोध किसने किसने किया था, तो जो है सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इन्होंने क्या, सॉरी, राजा सितारे हिंद जो थे, इन्होंने इसका क्या किया हुआ था, विरोध किया हुआ था। ठीक है। अब बात करते हैं 5वें अधिवेशन की। 5वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, तो विलियम वेडरबर्न ने जो है इसमें अध्यक्षता किया। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, 21 वर्षीय मताधिकार पारित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर कभी आपसे ये पूछे कि कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार का जो है पारित किया गया था, तो मत पारित किया गया था, वो पारित किया गया था हमारे 5वें अधिवेशन में। अध्यक्षता इसकी कर रहे थे वेडरबर्न, और ये बंबई में ही अधिवेशन यहाँ पर हो रहा था। ठीक है, तो ये इतना हो गया। कांग्रेस की जो लंदन की अपनी इकाई थी, उन्होंने वहाँ पर एक ब्रिटिश इंडिया कमेटी का गठन किया, और समिति का मुख्य पत्र उन्होंने एक छापना शुरू किया जिसका नाम था इंडिया, और इसके संपादक थे विलियम डिग्बी। तो कोई खास चीज इतनी नहीं रही, 21 वर्षीय मताधिकार वाला पॉइंट खाली याद रखिएगा। 5वें अधिवेशन बंबई में पारित हुआ। 6ठे अधिवेशन की बात करेंगे तो इसमें अध्यक्षता कर रहे थे फिरोज शाह मेहता जी, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, और ये अधिवेशन हुआ था 1890 में। और इस अधिवेशन के ये अधिवेशन हुआ कहां पर था, ये अधिवेशन हमारा हो रहा था कलकत्ता में। इसमें पहली स्नातक महिला जिनका नाम है कादम्बिनी गांगुली, इन्होंने क्या किया हुआ था, इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था। तो कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि कादम्बिनी गांगुली ने कौन से में किया हुआ था, चूंकि गांगुली हैं, आप जान ही रहे हैं कि ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता के हिस्से में रहने वाले हैं, तो अधिवेशन तो याद ही हो जाएगा आपको। फिरोज शाह मेहता भी आप जान ही रहे हैं कि बंगाल से जुड़े हुए हैं, तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा कि कलकत्ता में हुआ होगा। हुआ कब, 1890 में। कौन सा अधिवेशन नंबर था, 6ठा था, और इसमें जो है फिरोज शाह मेहता के साथ में कादम्बिनी गांगुली ने पार्टिसिपेट किया हुआ था। अब क्या हुआ, 7वां अधिवेशन हुआ। 7वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ, नागपुर में हुआ। कब हुआ, 1891 में हुआ। अध्यक्षता किसने किया, आनंद चार्लू ने किया। कांग्रेस का दूसरा नाम क्या हुआ, इसमें राष्ट्रीयता रखा गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं 8वें अधिवेशन पर। 8वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ, इलाहाबाद में। कब हुआ, 1892 में। अध्यक्षता कौन कर रहा था, पहले अध्यक्ष। अब अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, वो कौन सा दूसरा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता की थी, तो वो था अधिवेशन नंबर 8, और हुआ कहाँ पर था, इलाहाबाद में। कब हुआ था, 1892 में, और इसकी अध्यक्षता ये यहाँ पर कर रहे थे, रिपीट हो रहे थे। यह अधिवेशन इंग्लैंड में प्रस्तावित था, लेकिन वहाँ नहीं हो सका था। अब आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा अधिवेशन था जो इंग्लैंड में प्रस्तावित था लेकिन वहाँ पर नहीं हो पाया था। जैसे पहला अधिवेशन पुणे में प्रस्तावित था लेकिन नहीं हो पाया था, वैसे ही जो 8वां अधिवेशन था ये इंग्लैंड में प्रस्तावित था लेकिन वहाँ नहीं हो पाया था, फिर इसको इलाहाबाद में कराया गया था। बात करते हैं 9वें अधिवेशन की। 9वें अधिवेशन का जो है ये कहाँ पर हुआ, ये हुआ हमारा लाहौर में। अब एक खास बात देखिए, जो पहला अध्यक्ष था वो लौट करके 8वें की अध्यक्षता करता है, और जो दूसरा अध्यक्ष था वो लौट करके 9वें की अध्यक्षता करता है। तो पहला दूसरा जो अध्यक्ष है वही 8वां और 9वां अध्यक्ष है। ऐसे करके याद करोगे बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। पहला और दूसरा अध्यक्ष वही 8वां और 9वां अध्यक्ष। 8वां अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी और 9वां अध्यक्ष कौन, दादा भाई नौरोजी। 1893 में यह अधिवेशन होता है, और यह अधिवेशन दोस्तों होता है लाहौर में। इसकी एक खास बात यह होती है दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता वाले अधिवेशन में, इसमें जो सिविल सेवा परीक्षा होती है दोस्तों, उस सिविल सेवा परीक्षा को
क्या कराया गया, भारत में करवाए जाने की मांग की गई। क्योंकि पहले दोस्तों क्या होता था कि जो सिविल सेवा परीक्षा होती थी वो होती थी सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड में, और उसकी जब जब भारतीयों को वहाँ पे जाने में और पहुँचने में और तैयारी करने में बड़ा वक्त लग जाता था, बड़ी दिक्कतें होती थी। तो यहाँ पर क्या किया गया, कहा गया कि भाई साहब अब भारत में भी जो आपको इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा है ये आपको भारत में भी कराई जानी चाहिए, इसकी मांग किया गया। फिर 10वां अधिवेशन मद्रास में हुआ, अध्यक्षता अल्फ्रेड वेब कर रहे थे 1894 में। 11वां अधिवेशन दोस्तों हुआ कहाँ पर, यह हुआ पूना में 1895 में। अध्यक्षता इसकी कौन कर रहा था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी कर रहे थे, जिन्होंने पहले अधिवेशन में भाग नहीं लिया था, क्योंकि वो अपनी जो उनकी संस्था थी उसमें जाकर के वहां पर वो अध्यक्षता उसकी कर रहे थे। इसमें जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी थे, इन्होंने एमजी रानाडे यानी कि जो महादेव गोविंद रानाडे जी थे, इनके द्वारा प्रारंभित सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस मंच से क्या किया था, बंद करवा दिया था। ठीक है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का याद रखिएगा, 11वें अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया। फिर बात करते हैं 12वां अधिवेशन। 12वां अधिवेशन हुआ दोस्तों कलकत्ता में। अब कलकत्ता में क्या हुआ कि ये इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रहमतुल्लाह सयानी। बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है कलकत्ता का 12वां अधिवेशन कब हुआ, 1896 में। इसकी खास बात यह रही कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने दोस्तों जो हमारा वंदे मातरम लिखा था, ये भारत का जो राष्ट्रीय गीत है ये पहली बार गाया गया। ये सवाल 20 बार पूछा गया और अभी 20 बार पूछा जाएगा, छोटी बड़ी परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से रिपीट जरूर होगा। कब कलकत्ता अधिवेशन, कहां पर, कलकत्ता में, कौन से सन में, 1896 में, किसकी अध्यक्षता में, रहमतुल्लाह सैनी की अध्यक्षता में। अधिवेशन नंबर 12, कौन क्या काम हुआ, भारत का राष्ट्रीय गीत गाया गया, किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा। जो दादा भाई नौरोजी का ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है, धन निष्कासन का सिद्धांत है, वो भी इसी 12वें अधिवेशन में ही एक्सेप्ट किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये अधिवेशन होता है, 12वां अधिवेशन एकदम रट करके रखना। 1896 पहली बार गाया गया हमारा जो है वंदे मातरम, धन बहिर्गमन का सिद्धांत एक्सेप्ट किया गया जो रहमतुल्लाह सैनी की अध्यक्षता में हुआ, और 1896 में ये जो अधिवेशन है ये हमारा यहाँ पर हुआ था। अब बात करते हैं आगे 17वें अधिवेशन की। इसके बाद में 17वां अधिवेशन कब हुआ हमारा, ये हुआ हमारा कलकत्ता में 1901 में। अध्यक्षता इसकी कौन कर रहे थे, तो दिनसा जो एडुलजी वाचा थे ये कर रहे थे। इसमें खास बात ये रही कि गांधी जी पहली बार इसी अधिवेशन का हिस्सा बने थे। यानी कि अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने पहली बार पार्टिसिपेट किया हुआ था, ये अधिवेशन था अधिवेशन नंबर 17। कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में। कब हुआ था, 1901 में ये अधिवेशन जो है वो हुआ था। अब इसके बाद में इंपॉर्टेंट अधिवेशन आता है हमारा 20वां की खास बात ये होती है कि इसमें जो मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं। देखो इसमें एक चीज आप देख रहे हो ना, वो खास बात ये होती है कि जैसे कोई इंपॉर्टेंट पर्सन पार्टिसिपेट नहीं किया और कोई इंपॉर्टेंट पर्सन पार्टिसिपेट किया, जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी नंबर 1, लाला लाजपत राय नंबर 2, महात्मा गांधी नंबर 3, मोहम्मद अली जिन्ना नंबर 4। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इन लोगों ने कौन कौन से अधिवेशन में आकर के पार्टिसिपेट करना शुरू किया था, क्योंकि ये हर अधिवेशन में नहीं आ रहे थे। इन्होंने एक स्पेसिफिक अधिवेशन हुआ जहां से आना शुरू किया। इस वजह से पहले अधिवेशन में सब लोग पार्टिसिपेट कर लेते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन चूंकि पहले अधिवेशन में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो बाद के अधिवेशनों में आए, इसलिए ये बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये अधिवेशन कहां पर हो रहा था, तो बंबई में हो रहा था। गांधी जी कौन से अधिवेशन में जुड़े थे, कलकत्ता से, और मोहम्मद अली जिन्ना कौन से अधिवेशन से भाग लेना शुरू किए थे, बंबई से। 1904 में पहली बार इन्होंने पार्टिसिपेट किया। हेनरी कॉटन की अध्यक्षता में जो है ये यहां पर हो रहा था। इसके बाद में बात करेंगे 21वें की। 21वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ, वाराणसी में। कब हुआ, 1905 में। अध्यक्षता कौन कर रहा था, गोपाल कृष्ण गोखले जी कर रहे थे। स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने की बात कही गई, और यह अधिवेशन क्या हुआ था, इसमें बंगाल विभाजन के विरोध में जो है यहाँ पर चलाया गया। विपक्ष के नेता की उपाधि किसको दी गई थी, गोखले को दी गई थी, यहीं से दी गई थी। तो 1905 में आप लोगों को मालूम होगा कि बंगाल का विभाजन हो जाता है। इसके बाद में ये अधिवेशन कहाँ पर होता है, तो वाराणसी में होता है। जी हमारा जो गोपाल कृष्ण जी के गोखले जी हैं इनकी अध्यक्षता में होता है, और इनको विपक्ष के नेता की उपाधि भी दी जाती है। सवाल कभी आपसे मान लो पूछ लिया जाए कि विपक्ष के नेता की उपाधि किसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान दी गई, अधिवेशनों के दौरान, वो गोखले को दी गई। कब दी गई, 1905 में। कहां पर, वाराणसी में। अधिवेशन नंबर कौन सा था, 21। बात करते हैं 22वें अधिवेशन की। 22वें अधिवेशन में दोस्तों तीसरी बार अध्यक्षता कर रहे थे अपने जीवन काल में, कौन, दादा भाई नौरोजी जी। और यह अधिवेशन कब हुआ, 1906 में। कहां पर हुआ, कलकत्ता में, बंगाल विभाजन के ठीक 1 साल बाद में। जिन्ना ने इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में शामिल हुए। जिन्ना दोस्तों जो थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने 1905 में पहली बार पार्टिसिपेट किया था। 1906 में दादा भाई नौरोजी के सचिव यानी कि सेक्रेटरी के रूप में इसमें क्या हुए थे, ये शामिल हुए थे। इसमें कांग्रेस के मंच से पहली बार किसका उपयोग किया गया था, स्वराज का प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा। तो आप लोगों ने भी जो है उसके वंदे मातरम के बारे में सुना होगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो 22वां अधिवेशन दोस्तों होता है ये कलकत्ता में होता है, 1906 में होता है, और दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता करते हैं। इसमें जिन्ना शामिल होते हैं दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में, और कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग जो है ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाता है।
बात करते हैं 23वें अधिवेशन की। 23वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ? ये हुआ सूरत में। कब हुआ? 1907 में हुआ। इसमें क्या हुआ? कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि सूरत अधिवेशन के दौरान में क्या महत्वपूर्ण घटना घटी? तो कांग्रेस का विभाजन हो गया, किसमें? नरम दल में और गरम दल में। किसकी अध्यक्षता में ये अधिवेशन हो रहा था? तो रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में हो रहा था। कौन सा अधिवेशन नंबर था? अधिवेशन नंबर था 23। कहाँ पर हो रहा था? सूरत में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। सूरत का अधिवेशन, 23वां अधिवेशन, 1907 का अधिवेशन, रास बिहारी बोस की अध्यक्षता का अधिवेशन, कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विलय वाला अधिवेशन ये होता है। इसके बाद में अगला अधिवेशन होता है कौन सा? वो होता है 26। ये कहाँ पर होता है? कलकत्ता में। कब होता है? 1911 में। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? बिशन नारायण धर जी करते हैं। अब दो महत्वपूर्ण चीजें हुई, पहला बंकिम चंद्र चटर्जी जी का जो राष्ट्रीय गीत वो, दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर जी का राष्ट्रगान वो। तो यहाँ पर जो दोस्तों क्या होता है, कलकत्ता वाले अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित जो राष्ट्रगान होता है, जिसका हमारा टाइटल है जन गण मन, ये पहली बार गाया जाता है 27 दिसंबर 1911 को। सर्वप्रथम जो तत्वबोधिनी पत्रिका थी 1912 में, इसमें भारत भाग्य विधाता शीर्षक से इसको क्या किया गया था? प्रकाशित किया गया था। कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो जनगण मन था ये पहली बार कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, तो ये तत्वबोधिनी पत्रिका में 1912 में सबसे पहली बार प्रकाशित हुआ था। सबसे पहली बार गाया कब गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था, एकदम यानी कि दिसंबर में, अधिवेशन जाड़े के समय में हो रहा था, तब ये गाया गया था। कहां पर अधिवेशन हुआ था? कलकत्ता में। कब हुआ था? 1911 में। कौन सा अधिवेशन नंबर था? ये था 26। अध्यक्षता कौन कर रहा था? बिशन नारायण धर जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिवेशन नंबर 26, स्थान कलकत्ता, वर्ष 1911, अध्यक्षता बिशन नारायण धर। क्या हुआ? राष्ट्रगान गाया गया। किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 को। कौन सी पत्रिका में छपा? तत्वबोधिनी पत्रिका में छपा। कब छपा? 1912 में छपा। बात करते हैं 27वें अधिवेशन की। यह अधिवेशन हमारा हुआ था बांकीपुर में। कब हुआ था? 1912 में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो मुधोलकर कर रहे थे। ह्यूम को कांग्रेस का पिता इसी अधिवेशन में कहा गया। बात करते हैं अधिवेशन नंबर 31, मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिवेशन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। कब हुआ? 1916 में। अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन के बारे में सुन लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जान लो अधिवेशन नंबर कौन सा था? 31। कहां पर हुआ? लखनऊ में। कब हुआ? 1916 में। अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार। इसमें खास बात यह रही कि नरम दल और गरम दल जो टूट गए थे वो दोनों आकर के यहां पर क्या हो जाते हैं? फिर से एक हो जाते हैं। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो दो लोग निभाते हैं, एक तो बाल गंगाधर तिलक जी, दूसरा श्रीमती एनी बेसेंट जी। तिलक और जिन्ना के सहयोग से कांग्रेस और लीग के बीच में क्या होता है? एक समझौता हो जाता है। इसको लखनऊ समझौता या फिर कांग्रेस लीग पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो 31वां अधिवेशन दो लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक तो नरम दल और गरम दल एक दूसरे में मिल जाते हैं, और दूसरा जो मुस्लिम लीग होती है उसके साथ में भी क्या होता है? एक अच्छा समझौता जो है वो हो जाता है। किसके किसके मदद से? जिन्ना और तिलक की मदद से। और जिन्ना और बेसेंट की मदद, सॉरी, तिलक और बेसेंट की मदद से क्या होता है? नरम दल और गरम दल एक हो जाते हैं। मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को यहां पर क्या किया जाता है? स्वीकार कर लिया जाता है, जो सबसे बुरी बात यहां पर होती है। इसका क्या होता है? यहां पर मदन मोहन मालवीय जी जो होते हैं ये इसका विरोध भी करते हैं। ये हो गया। अब इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको ले करके रहूंगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन होता है लखनऊ अधिवेशन। इसकी सारी चीजों को याद रखेगा। आगे देखिए, कांग्रेस ने मार्ले मिंटो सुधार को जो स्वीकृति थी इसी अधिवेशन में दे दिया था। ये हो गया हमारा लखनऊ का अधिवेशन। अब बात करते हैं अधिवेशन नंबर 32। ये अधिवेशन हुआ कहां पर? कलकत्ता में। कब हुआ? 1917 में। अध्यक्ष कौन बना इसका? एनी बेसेंट जी अध्यक्ष बनी। अब इसका याद रखिएगा, अगर कभी आपसे पूछ ले कि भारत जो पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, वो थी एनी बेसेंट। पहली विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। दोस्तों अगर कभी भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू लगाइएगा, अदरवाइज एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष और पहली विदेशी महिला अध्यक्ष दोनों यही थी। इन्होंने सर्वप्रथम तिरंगे झंडे, इसमें क्या हुआ था? तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपना लिया था। तो कभी आपसे पूछे कि 32वां अधिवेशन किसके नेतृत्व में? कलकत्ता में हुआ। किसके नेतृत्व में? एनी बेसेंट के नेतृत्व में। कब हुआ? 1917 में। खास बात, पहली महिला अध्यक्ष थी, पहली विदेशी महिला अध्यक्ष थी, और तिरंगे झंडे को इसमें सबसे पहली बार अपनाया गया। तो तीन चीजें हो गई, पहले वंदे मातरम, फिर जनगण मन, फिर तिरंगा झंडा। तीनों चीजें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अधिवेशन नंबर 33। कहाँ पर हुआ? दिल्ली में। कब हुआ? 1918 में। अध्यक्षता कौन कर रहा था? मदन मोहन मालवीय। इसमें खास बात क्या थी? इसमें हिंदी भाषा के प्रयोग पर जोर दिया गया। इसमें दूसरी चीज ये भी थी कि इसमें कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया। इस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को, लेकिन वेलेंटाइन सिराल से संबंधित मुकदमे के सिलसिले में ये चले गए ब्रिटेन। इस वजह से फिर इसकी अध्यक्षता किसने किया था? मदन मोहन मालवीय जी ने जो है इसको किया था। दोस्तों जो वेलेंटाइन सिराल था इसने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि तिलक को
भारतीय अशांति का जनक कहा तो ये किसने कहा? ये कहा था वैलेंटाइन सिराल ने। नाम तो आपको याद हो जाएगा क्योंकि वैलेंटाइन डे आप लोग जानते ही जानते होंगे, वो इनके नाम से जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसे याद करने के लिए बता दिया आपको, ठीक है। तो पता चला आप लोग को, आप तो कह रहे थे वैलेंटाइन यही होंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप लोग याद रखेगा। मांडले जेल में इसके बाद में इनके ऊपर जब केसरी प्रकाशित लेखों के आधार पर तिलक के ऊपर मुकदमा चलता है, फिर इनको जेल होती है 6 साल की, और मांडले जेल में ही तिलक ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था गीता रहस्य। तो अगर कभी आपसे ये पूछ ले कि गीता रहस्य का लेखक कौन है, तो ये लेखक है हमारे तिलक। कौन से जेल में थे? मांडले जेल में थे। मांडले जेल कहाँ पर है? बर्मा म्यांमार में आपकी ये जो है पड़ती है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने किया। याद रखिएगा, महाराष्ट्र में जो गणपति उत्सव आप लोग देखते होंगे, आज भी बहुत धूमधाम से जो है वहाँ पर मनाया जाता है, वो जो है गणपति उत्सव मनाया जाता है, वो किसने शुरुआत उसकी किया हुआ था? तो वो शुरुआत किया हुआ था बाल गंगाधर तिलक ने। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन 1918 में होता है बंबई में, सर सैयद हसन इमाम की जो है अध्यक्षता में। इसमें मौलिक अधिकारों की मांग किया जाता है और रॉलेट एक्ट पर विचार विमर्श के लिए एक अधिवेशन यहाँ पर किया जाता है। अब अधिवेशन नंबर इंपॉर्टेंट देखिए 34वां, ये होता है अमृतसर में। कब होता है? 1919 में। आप लोगों को मालूम होगा 13 अप्रैल 1919 को क्या हो जाता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे मोतीलाल नेहरू, और जलियांवाला बाग हत्याकांड की इसमें निंदा की गई और खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का यहाँ पर डिसाइड किया गया था। तो अगर कभी आपसे ये पूछ ले कि खिलाफत आंदोलन को डिसाइड करने का कब फैसला हुआ, ये अमृतसर 1919 में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कहाँ पर हुआ? वो हमारा अमृतसर में हुआ, ठीक है। अब अधिवेशन नंबर 35 कहाँ पर हुआ? नागपुर में। कब हुआ? 1920 में। अध्यक्षता कौन कर रहा था? वीर राघवाचारी। इसमें क्या हुआ? चित्तरंजन दास जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इसी में रखा था। कभी अगर आपसे पूछ ले कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कौन से अधिवेशन में रखा गया? 35वें अधिवेशन में रखा गया। कहाँ पर रखा गया? नागपुर में रखा गया। कब रखा गया? 1920 में रखा गया, ठीक है। इसमें पहली बार हुआ था जब भारत को भाषाई आधार पर प्रांतों के विभाजन की बात कही गई थी। भाषाई आधार पर जो प्रांत थे उनको भाषा के लैंग्वेज के आधार पर बांटने की बात वो नागपुर के इसी 35वें अधिवेशन में आती है। अब 1920 में कलकत्ता का विशेष अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय करते हैं। इसमें गांधी जी असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखते हैं। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना ये इसका विरोध करते हैं, लेकिन ये प्रस्ताव जो है ये बहुमत से पारित हो जाता है। बात आती है 36वें अधिवेशन की। ये होता है अहमदाबाद में। कब होता है? 1921 में होता है। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे, लेकिन ये चूंकि जेल में थे इस वजह से हकीम अजमल खान इसकी अध्यक्षता किए थे, और चित्तरंजन दास जी का जो भाषण था वो सरोजिनी नायडू ने पढ़ा था, ठीक है। तो अब 37वां अधिवेशन देखो, गया का अधिवेशन 1922 में हुआ। अध्यक्षता कर रहे थे फिर से चित्तरंजन दास जी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई, और 1923 में जो चुनावी भागीदारी की बात थी वो यहीं कही गई थी, लेकिन इसको कांग्रेस ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद से चित्तरंजन दास जी ने क्या किया था? इससे इस्तीफा जो है अपना वो दे दिया था। आगे देखिए अधिवेशन नंबर 38। अब ये काकीनाडा बंगाल में हुआ था 1923 में। अध्यक्षता कर रहे थे मौलाना मोहम्मद अली, और इसमें कॉमरेड पत्रिका को जो संपादन था वो यहाँ से शुरुआत इसकी हुई थी। फिर अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में विशेष अधिवेशन होता है दिल्ली में। अगर कभी आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि सबसे कम उम्र का वो व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, तो दैट पर्सन इज अबुल कलाम आज़ाद। बात करेंगे 39वां अधिवेशन, ये था बेलगांव का अधिवेशन। इसकी खास बात क्या थी कि 1924 के इस अधिवेशन की अध्यक्षता बापू महात्मा गांधी ने किया हुआ था, और एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया हुआ था। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गए थे। गांधी और दास के बीच में, चित्तरंजन दास जी के बीच में एक पैक्ट की क्या हो गई थी? स्वीकृति हो गई थी। तो अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि गांधी जी ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, तो आपका जवाब होगा बेलगांव अधिवेशन की 1924 में जो हमारा हुआ था, ठीक है। 39वां अधिवेशन था। फिर 40वां अधिवेशन कानपुर में हुआ। इसकी खास बात यह थी कि इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया 1925 में, और ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने अध्यक्षता किया था। आपने देखा ही है कि पहले जो एनी बेसेंट थी उन्होंने अध्यक्षता किया। वो कौन थी? तो वो पहली महिला थी और ब्रिटिश महिला थी, यानी कि विदेशी महिला थी। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो जो सरोजिनी नायडू हैं ये 1925 में अधिवेशन की अध्यक्षता करते, कानपुर का 40वां अधिवेशन, और ये जो है ये क्या होती हैं यहाँ पर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष होती हैं। हिंदी भाषा का राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग की बात कही गई। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव हुआ लेकिन पारित नहीं हो पाया। सरोजिनी नायडू ने पहली बार लखनऊ अधिवेशन 1916 में पार्टिसिपेट किया था। अगर कभी आपसे ये पूछ लिया कि सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं 1925 में, लेकिन उन्होंने सबसे पहली बार पार्टिसिपेट कब किया था? तो उन्होंने 1916 में पहली बार लखनऊ अधिवेशन में इस पार्टिसिपेट जो है वो किया हुआ था। 41वां अधिवेशन होता है गुवाहाटी में, ठीक है। इसमें कांग्रेस नेताओं को खादी पहनने
करना अनिवार्य कर दिया गया था। 1924 में श्रीनिवास आयंगर की अध्यक्षता में ये होता है 1926 में। 42वां अधिवेशन मद्रास में होता है 1927 में, मुख्तार अहमद अंसारी की अध्यक्षता में जो है ये होता है। और साइमन कमीशन का जो विरोध होता है वो इसी 42वें अधिवेशन के अंतर्गत क्या है किया जाता है। बात करते हैं 43वें अधिवेशन की। ये अधिवेशन दोस्तों होता है हमारा कलकत्ता में। कब होता है? 1928 में होता है। अध्यक्षता कौन कर रहा था? मोतीलाल नेहरू जी कर रहे थे। इसी में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने की बात जो है वो कही गई थी। इसी के बाद में फिर अहिंसक असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था और कांग्रेस का एक भाग विदेश में स्थापित कर दिया गया था। 43वां अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1928 में होता है कलकत्ता में, और यहीं से असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। 44वां अधिवेशन लाहौर में होता है 1929 में। अध्यक्षता इसकी करते हैं जवाहरलाल नेहरू। इसकी खास बात ये होती है कि इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो होता है 31 दिसंबर 1926 को ये पारित हो जाता है और 1930 में फिर कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं होता है। तो 1929 का अधिवेशन याद रखना, लाहौर अधिवेशन, यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो पूरी होती है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 44वां अधिवेशन होता है। ठीक है। फिर 26 जनवरी 1930 इसको पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर 45वां अधिवेशन होता है कराची में 1931 में। इसकी अध्यक्षता करते हैं हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें मूल अधिकारों की मांग प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी बनाते हैं। इसके अलावा गांधी इरविन समझौता यहीं पे होता है। गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधी जी का नाम जो है कि शामिल किया जाता है, सम्मेलन के लिए नामित किया जाता है। ये सब चीज़ें होती हैं कराची अधिवेशन में 1931 में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 45वें अधिवेशन में। फिर 48वां अधिवेशन ये होता है 1934 में, और ये जो है इसके अध्यक्षता करते हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना होती है। अखिल भारतीय ग्रामोद्योग की स्थापना होती है, अध्यक्ष होते हैं बापू हमारे। ठीक है। इस टाइप से पूरा का पूरा बनता है। लेकिन इसमें जो 48वां अधिवेशन खास बात यह है कि इसकी राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्षता करते हैं 1934 में। ये चीज़ थोड़ा सा इसको याद रखेगा। इस अधिवेशन को कांग्रेस ने स्वर्ण जयंती के रूप में भी मनाया था। तो ये भी चीज़ याद रखेगा कि 1834 का जो अधिवेशन होता है, उस 1934 का जो ये अधिवेशन होता है उसको जो है स्वर्ण जयंती के रूप में भी क्या किया जाता है, मनाया जाता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में होता है। फिर 1935 में कोई अधिवेशन नहीं होता है। फिर 49वां अधिवेशन देखिए लखनऊ का 1936 में होता है। इसमें जवाहरलाल नेहरू जी जो है क्या करते हैं, इसकी अध्यक्षता यहाँ पर करते हैं। फिर 50वां अधिवेशन होता है फैजपुर बंगाल में 1937 में, और ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है। ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था, पहला ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। तो याद रखिएगा कि गांव में कौन सा अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था फैजपुर में। और फैजपुर कहाँ पर है? बंगाल में। और अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। अधिवेशन नंबर कौन सा था? वो था 50। बात करेंगे 51वें अधिवेशन की। 51वां और 52वां अधिवेशन हरिपुरा और त्रिपुरी में हुआ। खास बात यह रही कि इसके दोनों की अध्यक्षता जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया हुआ था 1938 और 1939 में। ठीक है। तो ये दोनों जो अधिवेशन है याद रखिएगा 1938 1939 सुभाष बाबू जो है इसकी अध्यक्षता यहाँ पर करते हैं। हरिपुरा और त्रिपुरी का अधिवेशन जो है होता है अधिवेशन नंबर 51 और 52। फिर 54वां अधिवेशन देखिए JB कृपलानी 1946 मेरठ आज़ादी के ठीक पहले। जवाहरलाल नेहरू ने नवंबर में इस्तीफा दे दिया था, अतः JB कृपलानी इसके अध्यक्ष बनते हैं और नवंबर 1947 में इस्तीफा देते हैं। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है बनते हैं। तो अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि स्वतंत्रता प्राप्ति तक अध्यक्ष कौन रहता है, तो JB कृपलानी अध्यक्ष रहते हैं, क्योंकि आज़ादी मिलने के ठीक पहले जवाहरलाल नेहरू इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद में यही जो अध्यक्ष बने रहते हैं आज़ादी तक। आज़ादी के बाद में जब 1947 में नवंबर में इस्तीफा देते हैं तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके अध्यक्ष जो है वो बनाए जाते हैं। 54वां अधिवेशन ये मेरठ में हमारा होता है 1946 के दौरान में। तो ये खास बात है, इसको याद रखिएगा। अब आगे देखिए, अबुल कलाम आज़ाद जो थे ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। खास बात ये है कि 1940 से 1945 तक 5 साल ये अबुल कलाम आज़ाद जो थे ये अध्यक्ष रहे और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी यही थे। वायसराय कर्जन ने कहा कि मौत की अंतिम घड़ियाँ गिन रही है। कांग्रेस के बारे में जो है वायसराय कर्जन ने क्या कहा था कि जो कांग्रेस है ये मौत की अंतिम घड़ियां गिन नहीं है। लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। तिलक ने कहा था कि वर्ष में एक बार टर्राने से कुछ नहीं मिलेगा। इस स्थापना में जो है पेश किया जाने वाला सिद्धांत, तो इसको सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत कहा गया था। इसका मतलब ये हुआ करता था, उन्होंने कहा था कि लोगों के अंदर गुस्सा भरेगा, तो अंग्रेजों का मानना था, तो क्या किया जाए कि ऐसी एक संस्था बना दिया जाए जिससे उनका गुस्सा निकल जाए। इससे क्या होगा, देश पूरा शांत पड़ा रहेगा। तो इसीलिए इसको सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत भी कहा गया था। तो दोस्तों ये थे कुल मिलाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। मैं समझ रहा हूं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया होगा, लेकिन चूंकि एक ही वीडियो में मैं ख़त्म करना चाह रहा था, इसलिए
मेरी कोशिश थी कि आप एक ही वीडियो में सारी की सारी चीज़ें देख पाएँ। तो मुझे उम्मीद है कि मैं वहाँ तक जरूर पहुँच गया होऊंगा जहाँ तक आपको काफ़ी हद तक चीज़ों के बारे में, अधिवेशन, उनके वर्ष, उनके अध्यक्ष, कुछ खास बातें ये आपके दिमाग में जरूर आ गई होंगी। इस वीडियो को अगर आप थोड़ा 1 हफ्ते में या 15 दिनों में 1-2 बार और रिपीट करके देख लेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको जो ये सारे के सारे चीज़ें हैं ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगी और परीक्षाओं में आप इसके जो क्वेश्चन हैं वो आप बना पाएंगे। दोस्तों ये वीडियो आप यूपीएससी प्राइम टाइम पर देख रहे थे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके जरूर बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ करके आपने क्या सीखा। आने वाले दिनों में इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।